हेलो एवरीवन, माय नेम इज तनुज दीक्षित एंड वेलकम टू योर इन माय चैनल सीरियस गेम्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीओ के बारे में। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ जब एक प्राइवेट कंपनी अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक करती है तो उसको पब्लिक करने के लिए उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कहलाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आखिरकार होता क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने या कुछ रिटेलर्स ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया और उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो मल्टीपल टाइम्स हो गई, यानी कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए थे तो वो 2 लाख हो गए, या कहें मल्टीपल टाइम्स मतलब 1 का 10 हो गया, या फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स उनकी कैपिटल पे उनको गेन हुआ। तो ये आईपीओ होता क्या है? कोई भी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आती है और आईपीओ लाती है तो कहाँ लाती है? आईपीओ किस लिए लाती है? आईपीओ में कौन इन्वेस्ट करता है? आईपीओ में आप और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, हाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको एक चीज समझ में आई कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। अब ये जानेंगे कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आती है और कहाँ लेके आती है। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में एक्सचेंज के बारे में जान चुके हैं, तो उसी एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए कंपनीज अपना आईपीओ लेके आती हैं। तो कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं आपको मैं बता चुका हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करेंगे कि कंपनी अपना आईपीओ आखिरकार क्यों लेके आती है। 3 रीजंस के कारण कंपनी अपना स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आती है। पहला रीजन होता है एक्सपैंड। कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही है, अपना एक्सपेंशन करना चाह रही है। कि मतलब कि मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है XYZ और उसकी एक फैक्ट्री है, मान लीजिए किसी सिटी में है और उसका प्राइस है 10 करोड़। उस कंपनी का प्राइस है या फैक्ट्री का प्राइस है 10 करोड़। तो अब क्या हो सकता है, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही होगी। कंपनी चाह रही होगी कि ऐसे उसकी 10 फैक्ट्री अलग अलग कंट्री या अलग अलग सिटीज में और खुले, 10 और खुले, तो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है। तो जब अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है, तो उसे क्या चाहिए? सबकी खासकर बात है, उसे मनी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की। तो वो पैसे के लिए अपना आईपीओ लेकर आती है। किस लिए? मनी के लिए। अब बात ये है कि कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लेकर आती है तो मनी इसको कैसे मिलता है? तो वो क्या करती है कि उसे अपने आप को जब एक्सपेंड करना होता है तो कोई भी कंपनी पब्लिक से ऐसे ही पैसा नहीं ले सकती, ये गवर्नमेंट खिलाफ है। तो उसको पब्लिक से इलीगल तरीके से ना करके लीगल तरीके से पैसे लेने का प्रोसेस होता है आईपीओ। तो इसीलिए वो अपना आईपीओ लेकर आती है। अब बात है कि पब्लिक उससे अपना पैसा क्यों दे। तो जो आईपीओ होता है एक तरीके से किसी कंपनी की कुछ परसेंटेज के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना ही आईपीओ कहलाता है। ठीक है ना? तो वही चीज है कि अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही हो सकती है। पहला रीजन ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी पे डेब्ट बहुत है। डेब्ट मींस कर्जा बहुत है। तो डेब्ट को चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसने अलग अलग बैंक से या अलग अलग फंड हाउसेस से उसने पैसा उठाया है। अब वो पैसा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो डेब्ट अपना कर्जा चुकाने के लिए ला सकती है। तीसरा क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जब कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो तुरंत उनके पास पैसा होता नहीं, तो अपनी कुछ सेविंग्स या अपने फैमिली मेंबर से अपनी कंपनीज की कुछ इक्विटी के बदले में उनसे पैसा लेके अपने स्टार्टअप की ग्रोथ में लगाते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन जब उनका स्टार्टअप अच्छा खासा चले लगता है, लाखों से करोड़ों पे पहुंच जाता है, अच्छी खासा उनकी कंपनी में रेवेन्यू आने लगता है, तो आते हैं हमारे यहाँ के एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स। ये किसी भी कंपनी का आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा कि शार्क टैंक में कैसे कुछ एंटरप्रेन्योर आए, अपनों ने अपना बिजनेस मॉडल समझाया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक तरीके के एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें दिखाए जाते हैं कि उनके पास पैसा है और उनकी अपनी औकात है पैसा लगाने की। तो वो एक तरीके से स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं कि उन्हें पता है जब इस कंपनी का आईपीओ आएगा तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे
स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करेंगे उनको मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ होके मिलेगा उनका पैसा। तो वही प्रीवियस जो इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट करना हो सकता है। तो कौन कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं? ये एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स, और ये प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया। तो इन सब इन्वेस्टर्स को एग्जिट करना होगा या अपनी उनको होल्डिंग्स बेचनी होगी। तो इस तरीके से आईपीओ 3 कारणों से लिस्ट होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब बात करेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी आईपीओ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का। तो स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक होने के लिए या कहें स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लाने के लिए 2 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। 2 स्टेप्स क्या हैं? आइए इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो गाइस वो 2 स्टेप जो किसी प्राइवेट कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए पूरे करने पड़ते हैं या उनको स्टेप्स को पार करना होता है, वो 2 स्टेप्स हैं ये। तो इसको देख के आप भड़बड़ाइएगा मत, मैं आपको आसान भाषा में अच्छे से समझाता हूं कि ये है क्या। तो पहला स्टेप होता है हायर ए इन्वेस्टमेंट बैंक। तो क्या होता है कि जब किसी कंपनी को अपना आईपीओ लाना होता है तो आईपीओ आ रहा है तो पैसा आने के लिए आ रहा है ना, तो पैसा का क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन किसके द्वारा होता है? ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक्स के द्वारा। तो बैंक्स इसीलिए हायर ए इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनको एक बैंक हायर करना पड़ता है, एक ऐसा बैंक जिसकी बड़ी बड़ी मर्चेंडाइज एक्विजिशंस जो करवाते हैं, जो आईपीओ लिस्टिंग करवाते हैं। और इन बैंक्स की सबसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर्म्स होती हैं। जिस तरीके से बैंक्स हैं इनके संग और ही बैंक्स जुड़े होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं आईसीआईसीआई बैंक, तो इसीलिए एक बैंक हायर होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक मर्चेंट बैंकर हायर करती है जो सेबी रजिस्टर्ड होता है। उसी बैंक का एक मर्चेंट बैंकर होता है जो सेबी रजिस्टर्ड होता है, जो सारी कंपनी के कंप्लायंस को पूरे करके लिस्टिंग के लिए सारे काम अब बैंक ही करती है। अब कंपनी को भी कुछ नहीं करना, अभी सब सारा काम धीरे धीरे आपको पता चलेगा सब बैंक ही करेगी। तो इन्वेस्टमेंट बैंक में एक मर्चेंट बैंकर हायर होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो कंपनी के सारे जो कंप्लायंस होते हैं उनको फुलफिल करता है, ठीक है। दूसरा होता है वाई का मतलब हम आपको एक तरीके से ये बता दें कि जब कोई कंपनी जब किसी बैंक को हायर कर रही है तो क्या देख रही है उसमें, तो वो ये वो देखती है बैंक में कि इसकी रेपुटेशन कैसी है। मतलब ये बैंक, इसकी रेपुटेशन कैसी है, बैंक कैसा है, आप रेपुटेशन समझते हैं क्या होता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कि मतलब जब इसने पिछले बिजनेसेस जो किए हैं इन्वेस्टर्स के साथ या कंपनीज के साथ में, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है कि नहीं रहा है। तो इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड किस लिए? आईपीओ का पैसा इकट्ठा करने के लिए, फॉर आईपीओ फंड रेस। तो ये देखती है। तीसरा होता है क्वालिटी रिसर्च फॉर कंपनी प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी आईपीओ लाने से पहले और बैंक को हायर करने से पहले ये देखती है कि वो जिस बैंक को हायर कर रही है उस बैंक की जो रिसर्च कैपेसिटी है या जो वो वैल्यूएशन निकालेगी उसकी कंपनी का, या उसने जो पिछली कंपनी का जो वैल्यूएशन निकाला है उसकी क्वालिटी रिसर्च कैसी है, मतलब वो कैसी वैल्यूएशन निकालती है, कंपनी का प्राइसिंग कैसे तय करती है, मतलब कि ये सब देखती है, ठीक है। चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केटिंग की। जो बैंक है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब मार्केटिंग है इसकी, एक तरीके से जो इसकी मार्केटिंग में क्या होता है, आपको मार्केटिंग जब करनी होती है किसी भी चीज़ की तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, आपको बोल चाल का तरीका अच्छे से आना चाहिए। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लिखा है कि रिलेशनशिप इसकी कैसी, एक तरीके से कि मार्केटिंग किस तरीके से करती है। मार्केटिंग करने के लिए अब जब कोई कंपनी आता है तो उसमें किस टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं वो तो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ, लेकिन जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है या इसकी जो रिलेशनशिप है किसके साथ, NII इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं HNI, इन सब के साथ जो इसकी रिलेशनशिप है कैसी है, मतलब कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चेक करने के बाद ही कंपनी कोई अच्छी बैंक को सिलेक्ट करती है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। तो यही सब एक समझ में आया कि एक मर्चेंट बैंकर ही सब सारा कंप्लायंस को पूरे करवाता है, जो आईपीओ लिस्टिंग के लिए सारी चीज़ें सेबी के पास लेके जाता है, ठीक है। सेबी ही सब फिर उसके बाद सब जांचती। दूसरा होता है, अब दूसरा स्टेप है ड्यू डिलिजेंस एंड फीलिंग्स। ये क्या होता है, इसके अंदर समझ लिखते, पहला स्टेप लिखा है अंडर राइटिंग,
एक तरीके से समझ लीजिए अंडरराइटिंग की मतलब इसके अंदर ही कुछ टाइप के कुछ डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना है। तो जैसे कि फर्म कमिटमेंट गेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक होती है वो कहती है, जैसे कि किसी कंपनी का उसने वैल्यूएशन निकाला कि ये कंपनी 100 करोड़ की है, तो अब 100 करोड़ की है, मान लीजिए कोई कंपनी अपना 100% स्टॉक में आईपीओ लेके आ रही है, मतलब अपनी 100% शेयर्स की इक्विटी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपनी कहती है कि जो कमिटमेंट करती है उसके कंपनी के साथ में, बैंक कमिटमेंट करती है कंपनी के साथ में, तो बैंक कहती है कमिटमेंट करती है कंपनी के साथ में कि जो 100 करोड़ हम गेन करवाएंगे आपकी कंपनी का, तो उसमें अगर उससे ऊपर जो पैसा आएगा वो गेन मतलब कि वो प्रॉफिट हमारा होगा, वो हम ले जाएंगे, और अगर उसके नीचे हुआ, एक कमिटमेंट करती है तो नुकसान हम झेलेंगे। तो एक तरीके से इसमें बैंक ही सेलर बन जाता है, सारा काम अब कंपनी बैठी है, सारा काम बैंक करवा रहा है। कौन सा बैंक? जो बड़े बैंक्स हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये अब इसी के अंदर ही एक होता है, ये कमिटमेंट तो कर ली, एक होती बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि नो वैल्यूएशन गारंटी, इसमें बैंक कहती है कि जो हमने अभी कंपनी की जो वैल्यूएशन निकाली है इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है कि अगर कल को वैल्यूएशन में कुछ ऊपर नीचे कुछ होता है तो वही होता है बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट। इसमें क्या होता है, बैंक कहती है कंपनी से कि इसमें मेरी गारंटी नहीं है, जो मैंने वैल्यूएशन निकाली है आपकी, अब इसमें रिस्पॉन्स कैसा होगा। मतलब कि मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यूएशन बैंक ने तो निकाल दी, लेकिन अब इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है, उन लोगों की अपनी रिसर्च क्या कह रही है। अब बैंक ने निकाल दिया कंपनी 100 करोड़ की है, लेकिन इन्वेस्टर्स को वो खाली 80 करोड़ की लग रही है। तो वही कहती है कि जो हमने वैल्यूएशन निकाली है उसमें रिस्पॉन्स कैसा आएगा, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सिंडिकेट अंडरराइटिंग। अब मान लीजिए ये सिंडिकेट अंडरराइटिंग क्या होती है। सिंडिकेट अंडरराइटिंग होती है कि हाई मनी मल्टीपल बैंक्स, इस तरीके से आप समझिए कि मैंने आपको क्या बताया कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं इनकी बड़ी बड़ी क्या होती हैं, आर्म्स होती हैं इन्हीं तरीके बैंक्स की। अब मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ की है, या एक बैंक की लिमिट होती है कि 100 करोड़ तक ही पैसा रेस कर सकती है आईपीओ के लिए। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी बड़ी निकल गई, अब कंपनी बड़ी निकल गई, मान लीजिए वो 1000 करोड़ की कंपनी निकल गई। अब क्या 1000 करोड़ की उसकी कैपेसिटी तो है नहीं, तो वो क्या करेगी, मल्टीपल बैंक्स, एक ही बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो मल्टीपल बैंक्स को हायर करेगी, कि जैसे कि मान लीजिए उसने 10 बैंक को हायर किया कि इतना पैसा मेरे पास मेरे पास मेरे पास, तो ये सिंडिकेट अंडरराइटिंग यही होती है कि बड़ा पैसा मल्टीपल बैंक्स, समझ गए। अब इसके बाद आता है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है, कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी की पूरी तरीके से कहें जन्म कुंडली होती है, जो सेबी के पास जाती है, जिसको सेबी देखती है, और उसके अंदर में क्या क्या देखती है वो होता है एक तरीके से वो। उसमें ये भी होता है कि अब कोई कंपनी जब अपना पैसा आईपीओ से रेस करना चाह रही है तो किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाह रही है। मतलब 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, वैसे हैं तो दर्जनों अपने इंडिया में, आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो पे, लेकिन 2 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन क्या वो दोनों में लिस्ट होना चाह रही है कि वो एक में लिस्ट होना चाह रही है। तो ड्राफ्ट रेड हेयरिंग में क्या होता है कि सेबी ये देखती है कि कंपनी जो है इस लायक है कि नहीं लायक है, आईपीओ जो ला रही है, तो इन्वेस्टर्स को, तो गवर्नमेंट है उसमें, रिटेलर्स पब्लिक भी पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो उनका नुकसान ना हो, इसीलिए सेबी बहुत जांच पड़ताल करती है कि नुकसान से वो लोगों को बचा पाए। इसीलिए ये DRHP नाम का एक डॉक्यूमेंट, मतलब कि कंपनी की तरीके से कुंडली सेबी के पास जाती है। अब सेबी इसमें देखती है शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, मतलब कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में वेंचर कैपिटल्स, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो यही देखती है कि इसमें जो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस टाइप के हैं, मतलब कि क्या उन्होंने पिछले में कुछ पंप एंड डंपिंग का स्टॉक मार्केट में खेल तो नहीं किया, या कुछ के ऊपर मतलब कि इन्वेस्टर्स बिजनेस की दुनिया में अच्छे अच्छे क्राइम होते हैं। तो सेबी यही देखती है कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वाइट कॉलर हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल तो नहीं है, तो ये देखती है। दूसरा आता है फाइनेंशियल कंडीशन, कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है,
ये तो नहीं है कि कंपनी अपना बोरा बिस्तर लेके भागने के चक्कर में हो कि पैसा भैया बेच बाच जितना आए लोगों को लूटो भागो निकलो। तो इसमें फाइनेंशियल कंडीशन देखती है कि कंडीशन इसकी कैसी है, लायक है भी है लिस्ट होने की कि नहीं लायक है। क्योंकि जो कंपनियां अच्छी नहीं चलती हैं स्टॉक मार्केट में, उनका जिनका रेवेन्यू नहीं आता तुरंत डीलिस्ट होती है, तुरंत बाहर करते हैं। अब तीसरा देखती है कंपनी ग्रोथ। कंपनी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, पर ईयर पर क्वार्टर इसका रेवेन्यू कैसा आ रहा है, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सब देखती है इसमें। तो वर्किंग देखती तरीके इसका कामकाज कैसा चल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखती, पुलिस केस। पुलिस केस, पुलिस केस में तो अपने इंडिया में आप जानते हैं जिसके ऊपर केस है वो बेकार है। ये मानना है अपनी सोसाइटी का कि केस है तो मतलब कि एक तरीके से आदमी उसको एक तरीके से गलत नज़रों से ही देखता है। तो पुलिस केस, केस तो नहीं है तो मतलब कुछ फ्रॉडियल कंपनी तो नहीं है। ये सब चीज़ों की इसकी जांच पड़ताल कौन करता है, सेबी करती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और फिर देखती है डेप्ट कि कंपनी के कर्जा कितना है। अगर आप खुद समझिए कंपनी 100 करोड़ की है, मान लीजिए अपना 20 करोड़ के अपने शेयर्स ला रही है स्टॉक मार्केट में, तो ठीक है मतलब उसको 80% अपनी इक्विटी अपने पास रख रही है, तो मतलब कि हाँ तो उसको भरोसा है कि वो आगे आने वाले समय में ग्रोथ करेगी। अब पता चला कोई अपना स्टॉक मार्केट में पूरा 100% हिस्सा ला रहा है, तो क्यों ला रहा है, इसका मतलब पक्का फ्रॉड करने के चक्कर में। इसलिए तो कर्जा तो नहीं ज़्यादा जो इसके चक्कर में पैसा जुटाया, कर्जा भरा, बाकी लिया, दिया, भागे। फिर उसके बाद देखती व्हाट यूज़ ऑफ आईपीओज मनी। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनीज जब भी आईपीओ लाती हैं तो वो अक्सर यही बोलती हैं कि जो हम आईपीओ लेके आ रहे हैं हम इसका अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए ला रहे हैं, हमें अपने आप को एक्सपेंड करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो कुछ अपने अच्छे रीजंस होने चाहिए कि हाँ रीजंस हैं मेरे, इसलिए हम अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, हमें पैसा चाहिए आपसे या हमें पब्लिक से पैसा उठाना है, इसलिए क्या यूज़ है इसका, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है रिस्क। रिस्क तो इस लाइन में है ही है। रिस्क एक आपको मैं बात बता दूं कि रिस्क है वहाँ इश्क है, मतलब कि रिस्क है तो ही आप ग्रोथ करेंगे, क्योंकि रिस्क के बिना कोई बड़ा नहीं बनता। तो रिस्क मतलब ये देखती है कि ज़्यादा इसमें रिस्क तो नहीं है। इस पता चला कंपनी का आई और उसके बाद लोगों ने पैसा लगाया, कंपनी ने बताया, जैसे अभी पेटीएम का आईपीओ आया था, बताया था 21,000 करोड़ की कंपनी, बाद में 100 करोड़ की कंपनी भी नहीं निकली, 1800 पे शेयर आया था, 500 पे शेयर पहुंच गया, लोगों के 60-70% पैसा डूब गया। तो एक तरीके से रिस्क ये सब देखती है। इसके बाद अगर इन सब में अगर कंपनी अच्छी निकली है तो उसके बाद क्या करती है, सेबी परमिशन ग्रांटेड कर देती है और स्टॉक मार्केट में कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है और उसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब हम इसके आगे जानते हैं कि इसमें कौन कौन पैसा इन्वेस्ट करता है। आईपीओ के इन्वेस्टर्स को जानने से पहले हम किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकलती है और क्या हम जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो क्या हम उसका एक शेयर ले सकते हैं, क्या हम एक शेयर ले सकते हैं या हमें भी उनके तरीके, जैसे कंपनी की वैल्यूएशन हज़ारों करोड़ है तो क्या हमें भी क्या लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे या हम कुछ 1000 रुपए लगा के क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहली बात होती है, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम है XYG, ठीक है। अब पता चला किसी बैंक ने उसकी वैल्यूएशन निकाली, कंपनी की वैल्यूएशन ऑफ कंपनी जो निकली, मान लीजिए कंपनी निकली कि ये कंपनी 1000 करोड़ की है, ठीक है। और मान लीजिए जब इसका 100% जो हिस्सा कितने परसेंट का है, 100% हिस्सा इसका 1000 करोड़ का है, ठीक है। तो जो इसका इशू साइज है, मतलब कंपनी क्या है, कंपनी को अपना 100% शेयर नहीं लिस्ट करवाना है, उसका जो कंपनी जो अगर वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाह रही है तो उसका जो काम है वो उसका 20% अगर वो अपना हिस्सा भी दे देगी आईपीओ के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा देगी तो उसका काम चल जाएगा। तो मान लेते हैं उसने अपना इशू साइज जो निकाला वो निकाला 20% का, कि मतलब वो चाह रही है कि हम सिर्फ 200 करोड़ रुपए के ही शेयर्स को इशू करेंगे आईपीओ के लिए, ठीक है भाई। अब ये निकल के आता है कि ये आई प्राइस क्या है। आई प्राइस का मतलब हुआ इशू प्राइस, लो मैं लिख दूं, इशू प्राइस क्या हुआ कि मान लीजिए 200 करोड़ के
वो कंपनी 200 करोड़ का हिस्सा अपना आईपीओ लाना चाह रही है, ठीक है। अब लेकिन एक तरीके से जब अपना 200 करोड़ का जब आईपीओ ला रही है, शेयर्स पब्लिक के लिए ला रही है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने के लिए, तो उसने मान लीजिए उसने अपना इशू प्राइस रख दिया कि प्रति शेयर जो उसका होगा वो कितने रुपए का होगा, वो होगा मान लीजिए 100 रुपए का होगा, ठीक है। 100 रेस होंगे किसके, प्रति शेयर, ठीक है, ठीक है। अब आता है नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, मतलब कि कंपनी अपने 200 करोड़, ये थोड़ी कहेगी कि हमने 200 करोड़ अपना हम ला रहे हैं, उसको तो खुद ही पैसा लाना है, तो वो ये कहेगी कि हम अपनी कंपनी के 2 करोड़ शेयर, ये तो मान लीजिए जैसे 1000 करोड़ की है तो एक तरीके से अपने 2 करोड़ शेयर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना चाह रही है, या आईपीओ के लिए लाना चाह रही है, 2 करोड़ शेयर वो लाना चाह रही है। तो उसने 2 करोड़ में प्रति शेयर उसका प्राइस रखा है 100 रुपये। तो एक तरीके से लॉट साइज में वो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमें किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हम उसका एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि कंपनी का जब अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप कोई शेयर परचेस करते हैं तब तो आप एक शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको उसका पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। मतलब कि मैं बताऊं कि कंपनी कहती है कि जो मेरा लॉट साइज होगा वो 150 शेयर्स का एक लॉट होगा, 150 शेयर्स का प्रति लॉट होगा, प्रति लॉट 150 शेयर्स का होगा, ठीक है भाई। तो एक तरीके से आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी कितनी होगी, प्राइस है 100 रुपये और लॉट साइज है 150 का, मतलब कि आपको 15,000 रुपये तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे ही जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो लॉट साइज में आता है, हम उसमें लॉट साइज में इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉट साइज में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 10,000 से 15,000 के बीच ही में, अधिकतर जो आईपीओज आते हैं उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से इतने रुपए में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आता है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, एक तरीके का एक प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड ये होता है कि मान लीजिए उसने तो अपना 100 रुपये कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि कंपनी एक प्राइस बैंड भी रखती है, क्या पता उसकी वैल्यूएशन ना सही हुई हो। तो एक तरीके से लिस्टिंग में हर आईपीओ में एक प्राइस बैंड होता है जिसमें 20% का फ़र्क होता है। प्राइस बैंड क्या होता है कि जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, तो जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एक कम प्राइस लिखी होगी, मान लीजिए 80 रुपीज़ लिखी है, और एक लिखी होगी 100 रुपीज़, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है प्राइस बैंड। लेकिन एक तरीके से होता है कि आप इस रेट पे खरीद रहे हैं कि इस रेट पे, अगर लेकिन आपको आईपीओ मिलना मुश्किल भी होता है तो क्या होता है कि अगर आपको इसमें और इसमें फ़र्क करना है तो आपको इसी पे आप खरीदे तो आपको आईपीओ, मतलब कि आप ये आईपीओ के लिए जो आप एप्लीकेशन जो डालेंगे वो आपको मिल जाएगा आईपीओ। तो इसीलिए 100 रुपये और 80 रुपये एक tariके का प्राइस बैंड होता है जिसमें सिर्फ 20% का ही फ़र्क होता है। कितने परसेंट का फ़र्क होता है, 20% का, 20% का फ़र्क होता है। प्राइस बैंड में आपको समझाऊं तो एक कम प्राइस होती है, एक ज़्यादा प्राइस होती है। तो इस वैल्यूएशन से इस वैल्यूएशन के बीच में एक वैल्यूएशन निकलती है कि किस वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में प्राइस के हिसाब से, मतलब कि मार्केट ये कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में उसके आईपीओ के शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये जो प्राइस होती है ये होती है फ्लोर प्राइस, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लोर प्राइस, ठीक है। और ये होती है गैप प्राइस। इतना आपको समझ में आई बात कि आईपीओ जब भी आता है वो एक लॉट साइज में आता है। अब इसमें इतनी आपको चीज़ समझ में आई, लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि इसमें ये कहा जाता है कि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मान लीजिए आईपीओ आ रहा है कि कंपनी अपने, जैसे आपको मैंने बताया कि 200 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसमें इन्वेस्ट करना, जो जिसको इन्वेस्ट करना है तो क्या होता है, 200 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। अभी मैं आपको इन्वेस्टर्स ही बताऊंगा उसमें कौन कौन इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन क्या हुआ
कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए, मतलब कि शेयर्स हैं सिर्फ 200 करोड़ के, लेकिन बोली लगती है कि हमें इतने शेयर चाहिए, इतने चाहिए, तो मतलब कि पता चला 400 करोड़ रुपए के शेयर्स बायर्स आ गए। सेल के लिए सिर्फ इतने हैं, सेल के लिए सिर्फ इतने, लेकिन बाई के लिए इतने लोग आ गए कि हमको 400 करोड़ के शेयर चाहिए। मतलब इसे कहते हैं कि ये 1x 2x, मतलब कि आईपीओ जब सब्सक्राइब हुआ है, कि मतलब कि जो इसकी एक तरीके से जो इसके पैसे के लिए जो इन्वेस्टर्स जो आए थे, कंपनी जो आई थी इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए, तो कहते हैं कि 1x 2x तक इसका आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं उस कंपनी का आईपीओ अच्छा है। अच्छे का मतलब मैं आपको एक तरीके से समझाऊं कि अच्छा है कि हाँ, मतलब कि इसमें आपके ग्रोथ की चांसेस हैं, लिस्टिंग गेन आप करवा सकते हैं। लिस्टिंग गेन क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपये प्रति शेयर प्राइस था, 100 रुपये पे आपको मिल गया, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ पता चला वो 150 का लिस्ट हो गया, तो आपने 10,000 लगाए थे, आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये लिस्टिंग गेन एक तरीके से कमाने के लिए आईपीओ में लोग पैसा लगाते हैं। समझ में आई? अब इसके इन्वेस्टर्स की हम बात करेंगे, इन्वेस्टर्स कौन कौन है। उससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप आईपीओ के लिए जब आप इन्वेस्ट करोगे, तो अगर आप जब एप्लीकेशन भरते हो अपने डीमेट अकाउंट से, जब भरते हो कि अप्लाई करते हो, तो आपका उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है उतने दिन के लिए। आईपीओ मात्र 3 दिन के लिए ही खुलते हैं कि 3 दिन में आप एप्लीकेशन अपनी कर दीजिए सबमिट। अगर आपको आईपीओ मिल गया, आपकी एप्लीकेशन सक्सेस हो गई, तो क्या होगा, आपको आईपीओ मिल जाएगा। लेकिन अगर सक्सेस नहीं हुई तो आपका 3 दिन के अंदर पैसा क्या होता है, वापस आ जाता है। 3 डेज के अंदर पैसा आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है। मतलब कि अगर आप आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको आईपीओ नहीं मिला, जो अधिकतर इस केस में होता है कि 1x 2x जब सब्सक्राइब होगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि लॉटरी बेसिस पे कंप्यूटराइज आईपीओ की लिस्टिंग करवाई जाती है। कि मतलब कि क्या होता है, अब इतने लोगों ने जब सब्सक्राइब कर दिया तो किस किस को भाई आईपीओ, मतलब किस किस को दें, किस किस को मतलब कंपनी के शेयर्स दें। तो एक तरीके से कंप्यूटराइज लॉटरी बेस पे चलता है, और जिसको नहीं मिलता है उसके 3 दिन में बिना कोई टैक्स, कोई नहीं, जितना पैसा आपने डाला बिना कोई चार्जेस के आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है। अब एक्चुअल में बात करेंगे इसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो इन्वेस्टर्स जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, तो बात करेंगे अब इन्वेस्टर्स की। तो आखिरकार अब बात आती इन्वेस्टर्स की कि आईपीओ के इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं। तो इन्वेस्टर्स में आप और हम किस कैटेगरी में आते हैं इसकी भी बात होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें पहले इन्वेस्टर्स होते हैं, वो होते हैं क्यूआईबी कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये कौन लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो एक तरीके से आपका हमारा पैसा एक तरीके से जो फंड मैनेजर भी जिसे कहते हैं, जो फंड मैनेज करता है, वो होते हैं। इसके अंदर में कौन कौन लोग आते हैं, म्यूचुअल फंड्स, आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स, और कौन आ सकते हैं, और आते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, और जो फॉरेन इक्विटी फंड होते हैं, मतलब कि जो फॉरेनर की जो इक्विटी को, मतलब कि इक्विटी फंड होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये सब लोग जो होते हैं वो आते हैं। हाँ, एक वो मैं भूल गया, इंश्योरेंस। आप और हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस तो सब करवाते होंगे ना। तो इंश्योरेंस वाले आपको जब कहते हैं कि आप हमसे इतना पैसा क्लेम कर लीजिएगा, इतना आपको प्रीमियम देना है, तो आपका प्रीमियम से वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं, तो एंड यहाँ पे हटा देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। तो वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो ऐसे ही कमा रहे हैं, इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। तो कौन आ गए, इंश्योरेंस। मैं डॉट रख देता हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस। दूसरे होते हैं NII, ये होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं, ये होते हैं HNI,
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन? जिनके पास बहुत पैसा है। जैसे हर कंट्री के कुछ बड़े बिजनेसमैन या कहें बड़े मतलब कि रिच लोग होते हैं, वही होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। एक तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अपने यहाँ पे हो गया राधा कृष्ण दमानी, झुनझुनवाला जी रहे नहीं, वो भी एक तरीके से वो भी थे, और विजय केडिया वगैरह, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये हो गए। एक तरीके से आप शार्क टैंक आप वगैरह आपने देखा है, वो भी इसके अंदर के जो है वो भी तरीके से HNI कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है। अब तीसरे जो आते हैं बेचारे वो होते हैं हम लोग, RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये होती है पब्लिक, आप और हम। तो पब्लिक जो होती है वो आती RII कैटेगरी में। तो ये 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब बात आएगी कि जब इनके पास बहुत सारा पैसा है, तो जैसे कोई IPO है, तो मान लीजिए जितना भी आ रहा है तो उसका 100% हिस्सा चाहें तो ये लोग अपने उसमें डाल सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर सकते ये लोग ऐसा ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें भी जिससे बहुत से लोग परेशान हैं, जिसे कहते हैं कोटा, वो इसमें भी चलता है। कोटा क्या होता है? कोटा इसमें भी चलता है। समझ रहे हैं क्या चलता है? कोटा। तो कोटा के हिसाब से एक IPO में ये लोग जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इनका जो कोटा होता है, इनका कोटा होता है 50% का। इनका जो कोटा होता है वो होता है 50% का, जिसके अंडर में आते हैं QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं, उनका 50% का कोटा होता है। NII जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं HNI, इनका होता है 15% का कोटा। और हम बेचारों का कोटा होता है बेचारा। क्यों? चारा सबके पास है खाने के लिए, जिसके पास चारा नहीं वो होता है बेचारा। ठीक है, जिसके पास चारा है वो नहीं है बेचारा। तो 35% में जो कोटा होता है हम इन्वेस्टर्स का होता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इनका तो समझ में आता है कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी अच्छी खासी रिसर्च होगी, इन्हें पता है, इनकी भी अच्छी खासी, ये भी एक तरीके से रिसर्च करके ही पैसा डाल रहे हैं। और RII हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स में क्यों आते हैं? क्योंकि जो लोग 2 लाख रुपए के नीचे इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आते हैं RII। अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे तो आप भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो 2 लाख के नीचे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन करता है? वो रिटेल इन्वेस्टर करता है। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर करता है 2 लाख से नीचे इन्वेस्ट, तो वो इसलिए आता है RII में। अब बात आती है, इन दोनों का समझ में आ गया। अब बात आती है जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी भी बात कर लें, सबकी बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स 2 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 2 कारणों से इन्वेस्ट करते हैं। पहला कारण होता है स्पेकुलेशन, दूसरा कारण होता है इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? स्पेकुलेशन, इस पर भी बात कर लेते हैं। अब 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं स्पेक्यूलेटर और एक होते हैं इन्वेस्टर। अब इनकी साइकोलॉजी क्या होती है स्पेक्यूलेटर की? कि ये लोग कहते हैं कि भाई मैंने इस कंपनी की, जो भी कोई फलाना दिमाग का कंपनी है, मैंने इसकी रिसर्च करी है और इसका IPO जो है वो भी 1x 2x सब्सक्राइब हुआ है। मैं बता चुका हूँ क्या इसका मतलब क्या है, कि इसकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका 1x 2x IPO भी सब्सक्राइब हुआ है। तो एक तरीके से जो स्पेक्यूलेटर होता है वो लिस्टिंग गेन कमाना चाहता है। अभी मैंने आपको बताया लिस्टिंग गेन क्या होता है, अभी आपको फिर पता चलेगा कि स्पेक्यूलेटर ये चाहता है। अब मान लीजिए उसने 100 रुपये के हिसाब से 150 लॉट का एक शेयर खरीदा, 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, एक रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसने 15,000 रुपये लगाए, 100 रुपये का शेयर था उसका। लेकिन जिस दिन लिस्टिंग होनी थी स्टॉक मार्केट में, तो लिस्टिंग हुई, मान लीजिए 150 रुपये की लिस्टिंग हुई, IPO में लिया था 100 रुपये का,
और जब लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग गेन हो गया 150 रुपये का, मतलब कि 150 रुपये का उसने लगाए थे, 15,000 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपये लगाए थे, तो उसकी 50% उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। 15,000 कितना हुआ, वही 22,500 रुपये, उसको 15,000 लगा के मतलब 7,500 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसकी टोटल 15,000 से उसको 22,500 मिल गया। तो एक तरीके ये स्पेकुलेटर की साइकोलॉजी ये होती है, लिस्टिंग गेन कमाना है। अब इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर भी रिसर्च करता है, ये रिसर्च करता है, ये कहता है भाई मैंने इस कंपनी की रिसर्च करी है और इसका शेयर मुझे बहुत कम प्राइसेस में मिल रहा है, बहुत से कम प्राइसेस में मिल रहा है। मान लीजिए उसने करी है, रिसर्च करी है कि जो कंपनी की जो वैल्यूएशन निकाली गई 1,000 करोड़, ये 1,000 करोड़ की कंपनी नहीं है, ये और महंगी कंपनी है, इसका फ्यूचर, इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो वो कहता है मुझे इसका शेयर बहुत सस्ते में मिल रहा है और मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में जब भी कोई शेयर, अच्छी कंपनी का शेयर इन्वेस्टर्स आप हम भी अगर लेंगे और लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो आपको हमें अच्छा खासा गेन होगा, अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं। तो वो ये कहता है कि मुझे 100 रुपये में बहुत सस्ते में शेयर मिल रहा है, चीप प्राइस उसके लिए होती है कि मुझे बहुत चीप प्राइस पे ये शेयर मुझे मिल रहा है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। अगर वो लिस्टिंग गेन अगर 150 रुपये की भी होती है तो वो इसको बेचता नहीं है, वो इसको और होल्ड करता है। और मैं आपको सही बताऊं, अच्छी कंपनीज के जब भी शेयर लिस्टिंग होती है, उसका आईपीओ आता है तो 150 कुछ नहीं, एक समय में ये 1500 भी जाते हैं। 1500 भी क्यों जाते हैं, क्योंकि जिन कंपनीज का बिजनेस मॉडल अच्छा होता है। तो स्पेकुलेटर क्या करता है, वो लिस्टिंग गेन कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाने के लिए आता है, और वो ये भी प्रॉफिट लेकिन मल्टीपल टाइम्स अपने पैसे को ग्रोथ करवा के इन्वेस्ट करके वो कमाने के लिए इन्वेस्टर ये सोचता है। तो इन दोनों की साइकोलॉजी आपको समझ में आई कि स्पेकुलेटर क्या होता है और इन्वेस्टर क्या होता है। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे कुछ 2022 में कुछ कंपनीज का आईपीओ आए और उनकी जो आईपीओ प्राइस थी, लेकिन लिस्टिंग गेन जब उनका देखा गया, मतलब जब वो लिस्ट हुए स्टॉक मार्केट में, तब उनकी प्राइस क्या थी। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रही होगी, इस लिस्ट में अभी हाल ही में 2022 में जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं उन्हीं की आईपीओस की लिस्ट है। तो जैसा कि आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा कि हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो ये कंपनी है, जब एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर स्टॉक मार्केट में आई तो इसने अपना ऑफर प्राइस क्या रखा, 153 रुपीज़ रखा कि 153 रुपीज़ पे इन्होंने कहा हम अपनी कंपनी के लॉट का पर शेयर आपको देने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन जिस दिन इनकी लिस्टिंग हुई स्टॉक एक्सचेंज में, उस दिन का क्लोज प्राइस कितना था, 224 रुपये था, 224 रुपये था। 224 रुपये का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा 47% का इनको रिटर्न मिल गया एक ही दिन के अंदर। तो इस तरीके से आईपीओज में लोगों को प्रॉफिट होता है। अब इसमें के क्या कुछ लक्षण दिख रहे थे कि ये इतना अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है? हाँ, आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई उस दिन डेट थी 13 अप्रैल 2022। जब एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई तो इसने सिर्फ 130 करोड़ रुपए के अपना हिस्सा लेकर आई थी अपनी कंपनी का। मतलब कि अगर ये 1300 करोड़ की कंपनी थी तो 130 करोड़ रुपए सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आई, 10% हिस्सा लेकर आई कि 10% अपना हिस्सा स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, सब्सक्रिप्शन कितना लगा, 1031 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन आने लगा। मतलब ये कंपनी आपको आगे दिख रहा है ओवर सब्सक्राइब, मतलब पूरी 8x सब्सक्राइब हो गई। 8x मतलब कि 8x सब्सक्राइब होना बहुत बड़ी बात होती है। 8x सब्सक्राइब का मतलब था कि इस कंपनी के जो शेयर प्राइस थी उसकी वैल्यू को तो बढ़ना ही बढ़ना था। इसका एक साइकोलॉजी इफेक्ट ये भी होता है कि जिनको मतलब इन्वेस्ट करना होता है, जिनको आईपीओ नहीं मिलता है, तो वो लिस्टिंग होते ही खचाखच बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो बाई करते हैं तो शेयर प्राइस ऊपर भागती है।
तो यही चीज़ होती है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप बाकी के 9 शेयर्स को आप खुद रीड करें, समझें कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा कैसे अच्छी कंपनीज के जो आईपीओ थे उनके लिस्ट होने से कितना परसेंटेज की ग्रोथ अच्छी खासी इन्वेस्टर्स को या स्पेकुलेटर्स को जो भी वो कमाने के या इन्वेस्ट करने के लिए है कितना अच्छा उनको प्रॉफिट हुआ। तो इसमें भी प्रॉफिट कमाने का एक राज ये है कि आप उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च करिए, उसका बिजनेस मॉडल समझिए, उसका जो मैनेजमेंट है काम काज का है कि नहीं है, ये सब आपको देखना ज़रूरी है। चाहे आप इन्वेस्ट करते हैं चाहे आईपीओ में कुछ भी करते हैं, आपको ये सब देखना ज़रूरी है। और एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप और हम आईपीओ में इन्वेस्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो हमको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो सब कागज़ के पहले बोली लग जाती थी, अब सब डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल होने के साथ साथ क्या है, आप और हम घर में लेटे लेटे आराम से बैठे बैठे सोफे पे अपने या बिस्तर पे अच्छे से हम शेयर की परचेसिंग या फिर आईपीओ में बोली बिड आस्क सब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए होगा, एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। तो डीमेट अकाउंट में आपको अगर सबसे अच्छा डीमेट अकाउंट बताऊं, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत से ब्रोकर्स आपसे चार्ज वसूल करते हैं, मतलब चार्जेस लेते हैं। एक मैं आपको सबसे पुराना अपने इंडिया का डीमेट अकाउंट बताने जा रहा हूँ, ब्रोकर जो बहुत अच्छा है, जिसमें जिसमें खुद सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था, वो है एंजल वन। आप भी जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके एंजल वन में अपना अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना एक सेविंग अकाउंट के संग लिंक करना होगा, उसी से ही आप उसमें पैसे डाल पाएंगे, डिपॉजिट विड्रॉल उसी से ही आप कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे, आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो ठीक है, आप जाके डीमेट अकाउंट फटाफट से खोल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी अच्छी खासी ग्रोथ, अपनी नेटवर्थ बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एंजल वन पे ले चल के लाइव दिखाता हूँ कि आप कैसे किसी भी आईपीओ में, जो किसी कंपनी का अगर आईपीओ में ओपन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप किसी भी आईपीओ में या जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उस पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ हम लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सामने एंजल वन की ऐप दिखाई दे रही होगी। इसी ऐप से मैं आपको आईपीओ में अप्लाई करना सिखाऊंगा। उससे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि आप लोग उन्हीं कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। तो सबसे पहले हम लोग एंजल वन की ऐप को ओपन करेंगे। हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिस्कवर का। इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक रो है, इस रो में आपको 3 नंबर पे आईपीओ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको 2 रो दिखाई दे होंगी, एक है आईपीओ लिस्ट, एक है ऑर्डर बुक। आईपीओ लिस्ट में वो आईपीओ आते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर बुक में आप जाके मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं जिनमें आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिख के आ रहा है कि ओपनिंग टुमारो, मतलब कल, आज संडे और मार्केट आज बंद रहता है इसलिए ओपनिंग टुमारो कल दिखा रहा है, क्योंकि कल मंडे है इसलिए। तो यहाँ पे आपको इसमें नीचे अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अप्लाई के ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई करा तो यहाँ पे उसका पूरा ऑर्डर टाइप आ गया है कि कैसे ऑर्डर करें। तो यहाँ पे आपको देखिए प्राइस बैंड दिखाई दे रहा है ऊपर राइट साइड कॉर्नर में, 75 से 80 रुपये आपको इन्वेस्ट में एक इनका शेयर मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक लॉट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसका एक लॉट 185 शेयर्स का है। तो यहाँ पे आपको एक लॉट लेने के लिए आपको कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 14,800 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे, यहाँ पे आप अपना यूपीआई टाइप डालेंगे। और एक इस बात का ध्यान रखें कि आप उसी बैंक से करें, उसी बैंक की यूपीआई से करें जो बैंक आपने डीमेट से लिंक करके रखी हुई है। ठीक है, तो मेरी यूपीआई है तो मैं यहाँ नीचे इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म करेंगे और आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इस तरीके से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आपके संग अच्छा कंटेंट उसकी अच्छे से रिसर्च करके ही आपको मैं चीज़ें बताता हूँ।
और मैं स्टॉक मार्केट की लर्निंग पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। तो मन लगाकर आप मेरे वीडियोस को अगर देखेंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज स्टॉक मार्केट के बारे में हो जाएगी कि क्या होता है, कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं। अभी तो आने वाले समय में बहुत वीडियोज़ आने हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, सिया।